हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रखर गुरु एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज इंडियन पॉलिटी का सबसे पहला टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है संविधान सभा। संविधान सभा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। संविधान सभा और संविधान का निर्माण, ये आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा को लेकर कि आखिरकार संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा की मांग कैसे हुई और ये संविधान सभा बनी कैसे, उसको लेकर जो है आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि यार ये संविधान सभा थी क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये संविधान सभा एक कुछ सदस्यों की एक निर्वाचित निकाय थी। यह एक निर्वाचित निकाय था जिसने हमारे देश का संविधान बनाया था या जिसने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया था। ठीक है, अब बात आती है कि साहब सबसे पहले ये संविधान सभा की मांग कैसे हुई, इसका जो है बैकग्राउंड जो है, इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी, उसको लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड को या पृष्ठभूमि को लेकर हम थोड़ी सी बात करें। आपको ये बात पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारे देश में सबसे पहले जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी डिमांड हुई थी 1985 में। 1895 में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी। पहली बार संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग। और सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले पर्सन कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक साहब ने सबसे पहले एक विधेयक था जिसका नाम था स्वराज विधेयक, जिसको हम स्वराज बिल भी बोलते हैं। इस स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले ये बात रखी थी कि भारतीयोों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, इंडियंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। और इस संविधान सभा के माध्यम से या इस संविधान सभा को जो है ये पावर दी जानी चाहिए कि भारतीय अपना संविधान खुद बना सके। तो पहली बार डिमांड करने वाले जो पर्सन थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। 1922 में, 1922 में इसके बाद में आए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी साहब जो हैं वो आते हैं और गांधी जी ने 1922 में अपनी जो हरिजन मैगजीन थी, हरिजन जो पत्रिका थी, इस हरिजन पत्रिका के माध्यम से जो है हमारे यहाँ पर संविधान सभा की जो है इनडायरेक्टली डिमांड करी थी। इन्होंने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के माध्यम से बनाया जाना चाहिए। ये बात जो है महात्मा गांधी जी ने हरिजन मैगजीन के माध्यम से कही थी। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में संविधान सभा की मांग जो है हमारे यहाँ पर औपचारिक तौर पर ऑफिशियली किसने करी? तो औपचारिक तौर पर 1934 में, 1934 में एक पर्सन थे जिनका नाम था एम एन रॉय। एम एन रॉय, एम एन रॉय साहब ने 1934 में औपचारिक तौर पर, याद रखना ये वर्ड, ऑफिशियली, औपचारिक तौर पर पहली बार संविधान सभा की मांग करी। औपचारिक तौर पर पहली बार संविधान सभा की जो है मांग करी थी। याद रखना किसने करी थी? तो एम एन रॉय साहब ने। ठीक है, तो एम एन रॉय, जिनका जो पूरा नाम जो है वो है मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने पहली बार ऑफिशियली कहा था कि भैया देखो ऐसा है कि भारतीयों के लिए बननी चाहिए एक संविधान सभा। तो ये ऑफिशियली डिमांड करने वाले पर्सन थे। इनको भारत में आप देखेंगे कि साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो एम एन राय साहब को जो है भारत में साम्यवाद जो है उसका जनक भी कहा जाता है। ठीक है जी, सो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में आता है एक और वर्ष जिसका नाम है 1935। और 1935 में आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा
पहली बार संविधान सभा की मांग करी गई थी? पहली बार संविधान सभा की मांग करी गई किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग करी थी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहली बार कौन से वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग करी थी, तो आप बताएंगे 1935 में। ठीक है, इसके बाद में एक और ईयर आता है जिसको बोलते हैं 1938 का ईयर। और इस ईयर में 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू जो थे ऑन द बिहाफ ऑफ द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के बिहाफ पर ही इन्होंने बात की थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग करी गई। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग जवाहरलाल नेहरू जी ने भी 1938 में करी थी। और जवाहरलाल नेहरू जी जो है, इन्होंने कहा था कि भारत का जो संविधान है वो केवल भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, इसमें आउटसाइडर्स का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आउटसाइडर्स हैं, बाहरी हैं, उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कौन, किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन से ईयर में? 1938 में। तो इनके बारे में जरूर ध्यान रखें। इसके बाद में दोस्तों हमारे यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतने टाइम तक हमारी जो मांगे थी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन फाइनली 1940 में, 1940 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की जो संविधान सभा की जो बनाने की जो मांग थी उसकी तरफ पहली बार सुनवाई करी, या पहली बार इस मांग को मानने की बात कही। और 1940 में भारतीयों की इस संविधान सभा बनाने की जो डिमांड थी, मांग थी, इसको मानने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों के सामने रखती है एक प्रस्ताव जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, इस प्रस्ताव का नाम था अगस्त प्रस्ताव, जिसको हम अगस्त प्रपोजल कह सकते हैं। कौन लेकर आया था भारत में? तो उस समय भारत के जो वॉइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, ये लॉर्ड लिनलिथगो हमारे यहाँ पर ये अगस्त प्रस्ताव या प्रपोजल लेकर आए थे। इसलिए इस प्रस्ताव को लिनलिथगो प्रस्ताव भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिनलिथगो प्रस्ताव भी इसको बोला जाता है, लिनलिथगो प्रस्ताव भी इसको बोला जाता है। यह बात आप ध्यान रखें। अगस्त प्रपोजल बोल सकते हैं, लिनलिथगो प्रस्ताव बोल सकते हैं। याद रखना, इस प्रस्ताव में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार भारतीयों के संविधान सभा बनाने की जो मांग थी उसको पहली बार एक्सेप्ट किया था। अब एक्सेप्ट क्यों किया था और क्या कहा था, उस मुद्दे के ऊपर आते हैं। ठीक है, इस प्रस्ताव में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों के सामने कहा, हुआ यूं कि आप देखेंगे कि 1939 में आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जो चला था 1945 तक। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ ब्रिटेन था, फ्रांस था, इसके अलावा जो है और उसके अलाई कंट्रीज थे, तो दूसरी तरफ जापान था, जर्मनी था। ये जो है दूसरे खेमे के जो है गुट के कंट्रीज थे। हुआ यूं कि 1939 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे होता गया कि 1940 तक आते आते ब्रिटेन की जो स्थिति थी इस वर्ल्ड वॉर में खराब होती चली गई। तो ब्रिटेन को जरूरत पड़ी अपने औपनिवेशिक उन देशों की जिनके ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था। तो ब्रिटेन ये चाहता था कि ये औपनिवेशिक जो देश हैं वो इस विश्व युद्ध में, इस वर्ल्ड वॉर में उनका सपोर्ट करे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों का सहयोग लेने के लिए इस वर्ल्ड वॉर में, भारतीयों का सपोर्ट लेने के लिए भारतीयों के सामने एक प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव का नाम था अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह बात कही कि भैया आप जो है, इंडियंस को कहा कि आप जो है हमारे इस विश्व युद्ध में हमारा साथ दे दो, हमारी सेना में शामिल हो जाओ, हमारी तरफ से युद्ध लड़ो। और अगर आप हमारा इस वर्ल्ड वॉर में साथ देते हो तो जैसे ही ये वर्ल्ड वॉर खत्म होगा उसके बाद में हम आपको एक संविधान सभा बनाने की अनुमति दे देंगे, यानी कि हम आपको संविधान सभा बनाने दे देंगे। अगली बात समझ में? तो 1939 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और भारतीयों
भारतीयों की जब जरूरत पड़ी, सपोर्ट की जब जरूरत पड़ी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल इंडियंस के सामने रखा था, लेकिन इंडियंस ने जो है इस प्रपोजल को बॉयकॉट कर दिया, यानी कि भारतीयों ने इस प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया था। आ गई बात समझ में? तो इसकी वजह से ये अगस्त प्रपोजल फेल हो जाता है। लेकिन यहां से हमेशा एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है कि ऐसा कौन सा प्रस्ताव था या ऐसा कौन सा वर्ष था जिसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार किया था। संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार किया था। तो कौन सा प्रस्ताव था? तो वो था अगस्त प्रस्ताव। कौन से वर्ष में आया था? तो 1940 में आया था। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में जब भारतीयों ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो 1942 में 1942 में भारतीयों के सामने एक और प्रस्ताव रखा गया, और उस प्रस्ताव का नाम आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो था क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव। और इस क्रिप्स प्रस्ताव में भी भारतीयों के सामने एक ही बात रखी गई कि भैया आप जो है हमें इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कर दो, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा उसके बाद में हम आपको एक निर्वाचित संविधान सभा बनाने की अनुमति दे देंगे। यहां पर निर्वाचित संविधान सभा बनाने की बात जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कही थी। निर्वाचित संविधान सभा बनाने की अनुमति दे देंगे। संविधान सभा बनाने की अनुमति दे देंगे। लेकिन हमने इस क्रिप्स प्रस्ताव को भी जो है क्या कर दिया? डिनाई कर दिया दोस्तों, अस्वीकार कर दिया। हमने इसको खारिज कर दिया। महात्मा गांधी जी ने तो इस क्रिप्स प्रस्ताव को आगे की तारीख का चेक कहा था, यानी कि महात्मा गांधी ने जी ने कहा था कि ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो आगे की तारीख का चेक है। आई बात समझ में? ये एक ऐसे मतलब आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक जो है दिवालिया हो गया है, ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्ताव को लेकर महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो याद रखना, महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था कि ये आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो गया है। ये एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो गया है। आई बात समझ में? इट्स ए पोस्ट डेटेड चेक विच बैंक इज बैंकरप्ट। ये बात महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में कही थी दोस्तों। और फिर जो है मुस्लिम लीग भी उस टाइम पे एक बहुत बड़ा राजनीतिक गुट हुआ करता था, तो मुस्लिम लीग ने भी इस क्रिप्स प्रपोजल को डिनाई कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो लंबे समय से अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रहा था, लेकिन इस क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान की कहीं कोई बात नहीं हुई थी। तो इसकी वजह से मुस्लिम लीग भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज थी, उसने भी इस वाले प्रस्ताव को डिनाई कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से क्रिप्स प्रपोजल जो है चला जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव जैसे ही आप देखेंगे हमारे यहाँ पर फेल हुआ, या क्रिप्स प्रपोजल जैसे ही हमारे इंडियंस ने डिनाई किया, तो उसके बाद में जो है हमारे महात्मा गांधी जी जो है एक जो है मोमेंट लेकर आते हैं। उस मोमेंट का नाम था क्विट इंडिया मोमेंट, यानी कि भारत छोड़ो मोमेंट। आपने देखा होगा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। उधर सुभाष चंद्र बोस की जो है आजाद हिंद फौज जो है अपने तरीके से भारत की आजादी के लिए प्रयास करती है, और इस तरीके से चारों तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश हुई। और आप देखेंगे कि 1946 तक आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह समझ में आ गया था कि अब भारत में लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं है, लॉन्ग टाइम तक अब इंडिया में हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को छोड़ने की मन बना लिया, यानी कि भारत को अब छोड़ दिया जाए, ये मन बना लिया। और फाइनली 1946 में
भारत को कैसे आजाद किया जाए, यानी कि इंडिया की आजादी कैसे हो, और साथ ही साथ इंडियंस को पावर्स को ट्रांसफर कैसे किया जाए, भारतीयों को सत्ता जो है वो कैसे हस्तांतरित करी जाए, इसको जो है देखने के लिए एक मिशन भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाकर भेजती है। उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन? तो कैबिनेट मिशन। तो ये सारे के सारे जो प्रपोजल्स हैं उनके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो मिशन आपको याद रखना है, या सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट याद रखना है, वो है आपका कैबिनेट मिशन। क्योंकि यही वो कैबिनेट मिशन था जिसने भारत की संविधान सभा या भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाने की पैरवी करी थी, या इसी ने भारतीयों के सामने संविधान सभा का स्ट्रक्चर जो है वो रखा था। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहली बात, कैसे इसको पढ़ेंगे? तो सबसे पहली बात, हम जो है इस कैबिनेट मिशन को लेकर 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। पहली बात, ये कैबिनेट मिशन जो है आपको पता होना चाहिए कब आया था, कब, व्हेन। दूसरी बात, ये पता होना चाहिए कि क्यों आया था। देन उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सदस्य कौन कौन थे। और देन उसके बाद में ये पता होना चाहिए कि इस कैबिनेट मिशन ने भारतीयों के सामने क्या क्या प्रस्ताव रखे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके जो है हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहली बात ये देखते हैं कि कब आया था। तो ये कैबिनेट मिशन भारत में आया था दोस्तों, कौन सी तारीख को? तो 24 मार्च की तारीख को, 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आता है। क्यों आता है? पहली बात, भारतीयों की आजादी की घोषणा करने के लिए, भारतीयों की आजादी की घोषणा करने के लिए। और दूसरी बात, भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए। भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें सदस्य कौन कौन है। एक नाम आता है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस या लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये जो है इसके क्या थे? इस मिशन के अध्यक्ष थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस मिशन को इन्होंने लीड किया था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, एक दूसरा नाम आता है, वो थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। और थर्ड नाम जो है वो है स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स। ये तीन मेंबर जो थे वो इस कैबिनेट मिशन का पार्ट थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो है, आप देखेंगे कि लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो हैं इसके अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स जो हैं ये दो इसके मेंबर थे। टोटल मिला के, कुल मिला के बात ये देखते हैं कि ये तीनों लोग उस टाइम पे जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर थे। और इसीलिए ये तीनों लोग इंडिया में आए थे, और इसी वजह से इस मिशन का नाम ही कैबिनेट मिशन रखा गया था। आई बात समझ में? क्योंकि ये तीनों के तीनों जो महारथी थे, महानुभाव थे, ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर थे साहब। इसलिए इस मिशन का नाम क्या रखा गया? कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन आता है और इस कैबिनेट मिशन ने आकर कहा कि भारतीयों को अगर संविधान, सॉरी, भारतीयों को हम आजाद करेंगे, भारतीयों को फ्री करेंगे, भारतीयों को सत्ता भी हैंड ओवर कर देंगे जल्दी ही, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भारतीयों को पावर्स का ट्रांसफर करा जाए, भारतीयों को शक्ति दी जाए, उससे पहले इंडियंस जो हैं, भारतीय जो हैं, अपना एक संविधान बना ले, और संविधान बना ले, और उस संविधान के माध्यम से आगे अपने देश के शासन का संचालन करें। हमने पूछा कि संविधान कैसे बनेगा, तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि इसके लिए आप बनाओ संविधान सभा। यानी कि इस कैबिनेट मिशन ने भारतीयों को संविधान सभा बनाने की मंजूरी दे दी, या भारतीयों के सामने
संविधान सभा का प्रारूप रख दिया। आ गई बात समझ में? तो आई होप कि ये पॉइंट जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये बात समझ में आ गई है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार या कैबिनेट मिशन का जो योजना थी उसी के अनुसार भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। अब थोड़ा सा इस कैबिनेट मिशन का प्लान देखते हैं कि संविधान सभा में क्या कुछ किया गया था। ठीक है, तो अगर इस कैबिनेट मिशन के प्लान के अनुसार देखें तो हमारी जो संविधान सभा थी वो कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, संविधान सभा हमारी इस तरीके से थी। हमारी संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या हमारे यहाँ पे बताई गई थी कितनी? तो 389, 389। ठीक है, 389 सदस्यों की संख्या बताई गई थी। कैबिनेट मिशन ने कहा कि भैया इन 389 सदस्यों का चुनाव जो है हमारे यहाँ पर दो जगह से होगा। एक होगा ब्रिटिश इंडिया से, एक कहां से होगा? ब्रिटिश इंडिया से, और एक होगा हमारे यहां पर देसी रियासतों से। ठीक है, देसी रियासतों से। आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत की आजादी के टाइम पे भारत में दो तरीके के पॉलिटिकल यूनिट्स थे। भारत की आजादी के टाइम पे भारत में दो तरीके की राजनीतिक इकाइयां थीं। एक तरफ आप देखेंगे कि वो ब्रिटिश इंडिया था, जिसके ऊपर डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था या डायरेक्टली जो है ब्रिटिश सरकार का शासन था। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे देसी रियासतें थी, लगभग 550 से ज्यादा देसी रियासतें थी जिनके ऊपर राजा महाराजाओं का शासन था। लेकिन ये राजा महाराजा इनडायरेक्टली जो है हमारे यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आते थे। तो इस तरीके से आप देखें कि देसी रियासतों में तो इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया वाले क्षेत्रों में किसका शासन था? तो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। ठीक है, सो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि साहब ये बात हुई कि हमारे संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 होगी। इन 389 सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश इंडिया वाले क्षेत्रों से और साथ ही साथ देसी रियासतों से किया जाएगा। हमने पूछा कि भैया आप ये बताओ कि इस ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्र से कितने जो है सदस्य चुने जाएंगे? तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि ब्रिटिश इंडिया से सदस्य चुने जाएंगे 296, 296। हमने कहा कि भैया 296 कहां कहां से चुने जाएंगे? तो कैबिनेट मिशन ने ये बात बोली कि भई 292 सदस्य तो चुने जाएंगे ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 सदस्य चुने जाएंगे चीफ कमिश्नर प्रांतों से। चीफ कमिश्नर प्रांतों से चुने जाएंगे साहब। ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे 296। 296 उस टाइम पे 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे, 11 प्रोविंसेस थे, और 4 सीटें कहां से चुनी जाएगी? सॉरी, मैं यहां पे 292 आएंगे, यहां पे 296 नहीं आएगा, 292 आएगा। 292 तो चुने जाएंगे ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 कहां से चुने जाएंगे? चीफ कमिश्नर प्रांतों से। और बाकी जो रिमेनिंग कितने 93 हैं, ये चुने जाएंगे कहां से? देसी रियासतों से। अगली बात समझ में? तो देसी रियासतों के लिए सीटें कितनी निर्धारित करी गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग? तो 93। ब्रिटिश इंडिया, ओवरऑल ब्रिटिश इंडिया के लिए 296, इनमें से ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292, और चीफ कमिश्नर प्रांतों के लिए जो 4 थे, वो 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों के लिए सीटें निर्धारित करी गई थी। अब ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो हमारे राजस्थान में ही था भाई, जिनका नाम था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। एक था कर्नाटका में कुर्ग, एक था जो है बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान में है, और एक जो चीफ कमिश्नर प्रांत था वो था दिल्ली। ठीक है, ये एक चीफ कमिश्नर प्रांत था। तो अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान और दिल्ली, ये हमारे 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे। इन 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से सदस्यों को चुना जाना था। आगे बात समझ में? उसके बाद में क्या हुआ? अब बात आती है कि साहब ये जो 389 सदस्य संख्या है ये निर्धारित कैसे की गई थी? तो आपको ये बात पता होना चाहिए दोस्तों, सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया गया था जनसंख्या के आधार पर। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि जो सदस्य संख्या थी उसका निर्धारण हमारे यहां पर हुआ था जनसंख्या के आधार पर।
सदस्यों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, और एक सीट का निर्धारण हुआ था 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि हमारे यहां पर संविधान सभा में जो 389 सदस्य निर्धारित हुए थे वो कितनी जनसंख्या पर निर्धारित हुए थे, तो एक सीट या एक सदस्य का निर्वाचन जो है आपको पता होना चाहिए 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया था। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो है आप देखेंगे कि हमारे यहां पे ये जो ब्रिटिश प्रांत की जो 292 सीटें थीं, ये ब्रिटिश प्रांत की 292 सीटों को 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया था। 3 मुख्य समुदाय कौन कौन से थे, तो मुस्लिम थे, सिख थे और सामान्य थे। 292 ब्रिटिश प्रांतों की जो सीटें थी इनको 3 समुदायों में बांटा गया था, समुदायों में बांटा गया था। और ये 3 समुदाय कौन कौन से थे, तो एक था मुस्लिम समुदाय, एक था सिख और एक था सामान्य। अब आप देखेंगे कि तीनों सामान्य में चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, सारे के सारे मुस्लिम और सिख को छोड़कर सारे के सारे किस में आ गए थे, सामान्य में आ गए थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश इंडिया की 296 सीटों में से जो ब्रिटिश प्रांतों को 292 सीटें दी गई थी, इन 292 सीटों का निर्धारण या इन 292 सीटों को कितने समुदायों के बीच में बांटा गया था, तो 3 समुदाय याद रखना है, मुस्लिम, सिख और सामान्य। इस तरीके से हमारे यहां पर संविधान सभा के स्ट्रक्चर की बात जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात आई कि साहब जो है संविधान सभा के इन 389 सदस्यों के चुनाव की, यानी कि ये चुनाव कैसे होगा या फिर ये सदस्य आएंगे कैसे, चुने कैसे जाएंगे। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो ब्रिटिश इंडिया के जो 296 सदस्य हैं, ब्रिटिश इंडिया के 296 जो सदस्य हैं, इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाएंगे साहब, अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होगा। अब अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कौन करेगा, तो हमारे यहां पर जो 11 हमारे जो क्या थे, प्रोविंसेस थे, जो 11 जो प्रोविंसेस थे, हमारे यहाँ पे जो 11 प्रांत थे, उन प्रांतों के जो विधानसभा के जो सदस्य थे, उन प्रांतों के जो विधानमंडल के जो सदस्य थे, वो क्या करेंगे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे साहब। तो जनता डायरेक्टली चुनाव नहीं करेगी, जनता ने जो सदस्य चुनकर प्रांतों की विधान सभाओं में भेजे हैं, विधान परिषदों में भेजे हैं, उनके द्वारा हमारे यहां पे सदस्यों का क्या किया जाएगा, संविधान सभा के चुनाव किया जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि ब्रिटिश इंडिया के जो सीटें थी उन पे सदस्यों का चुनाव जो है इनडायरेक्टली हुआ था, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं हुआ था। तो फिर भैया ये देसी रियासतों का क्या हुआ, कैबिनेट मिशन ने कहा कि देसी रियासतों में चुनाव नहीं होंगे। जो देसी रियासतों के जो राजा महाराजा हैं, देसी रियासतों के जो प्रमुख हैं, वो अपनी मन से क्या करेंगे, सदस्यों को मनोनीत करेंगे। यानी कि बात यह है कि संविधान सभा में जो सीटें थी वो उनमें ब्रिटिश इंडिया को जो सीटें अलॉट की गई थी उनका तो हुआ था चुनाव, और वो भी कैसे, अप्रत्यक्ष तौर पर। और देसी रियासतों के जो सदस्य थे, सदस्यों का क्या हुआ था, मनोनयन हुआ था। और ये मनोनयन कौन करेगा, तो रियासतों के प्रमुख करेंगे साहब, ये बात की गई थी। इसलिए हमारे यहां पर एक बात बोली जाती है कि भारत की जो संविधान सभा थी वो पार्शली यानी कि अंशतः निर्वाचित थी और अंशतः जो है नामित थी या मनोनीत थी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड,
ये बात आप लोगों को कई बार कई सेंटेंस में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से संविधान सभा का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, जो ब्रिटिश इंडिया वाला जो एरिया था उसका चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर हुआ था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर, और जो देशी रियासतों की जो सीटें थी उनके ऊपर जो चुनाव था वो हुआ नहीं था, चुनाव नहीं हुआ था, वहां पे सदस्यों को मनोनीत किया गया था। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग ये जान सकते हैं। ये आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि संविधान सभा आंशिक तौर पर निर्वाचित थी और आंशिक तौर पर मनोनीत थी। अब बात आती है साहब कि ब्रिटिश इंडिया वाले क्षेत्रों पे जो चुनाव हुआ वो कब हुआ, चुनाव कैसे हुआ, कौन जीता, उसकी बात करते हैं। तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 296 सीटों पर। 296 सीटों पर चुनाव हुए। और इन 296 सीटों पर जब चुनाव हुए तो हमारे यहां पर 296 सीटों पर जब चुनाव हुए तो मेजर पार्टीज कौन कौन सी थी? तो एक थी जिसका नाम था कांग्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी पार्टी थी। इसके अलावा दूसरी बड़ी पार्टी थी मुस्लिम लीग, और इसके बाद में कुछ थे अन्य यानी कि निर्दलीय या फिर बाकी छोटी पार्टियां। कांग्रेस पार्टी को 296 सीटों में से टोटल मिलाकर आपको पता होना चाहिए कि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलती है कितनी? 208। मुस्लिम लीग को सीटें मिलती है 73, और जो अन्य उम्मीदवार थे उनको सीटें मिलती है 15। यानी कि चुनाव में रिजल्ट ये रहा, 208 सीटें कांग्रेस को मिली, मुस्लिम लीग को 73 मिली, और अन्य जो निर्दलीय थे उनको कितनी सीटें मिली? 15 सीटें मिली। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जुलाई अगस्त 1946 में हमारे संविधान सभा के चुनाव के बाद में हमारी संविधान सभा बनकर तैयार हो गई। इन चुनावों में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, और बाकी जो निर्दलीय या जो छोटी पार्टियां थी उनको टोटल मिला के कितनी सीटें मिली? 15 सीटें मिलती है। ठीक है, आप लोग ये जरूर ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार ये भी आपको याद रखना है कि संविधान सभा के जो चुनाव थे, संविधान सभा के जो चुनाव थे वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या संविधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित थे क्या? तो आप बताएंगे नहीं थे साहब। जो है अडल्ट सफरेज या फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे चुनाव नहीं हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से चुनाव होते हैं। जब चुनाव हुए संविधान सभा के तो इसके बाद में होती है संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, अब हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली के ऊपर आते हैं। और जब चुनाव हुए तो चुनाव के बाद में संविधान सभा की होती है पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक, और ये जो पहली बैठक होती है, इस पहली बैठक की डेट आपको याद रखना है। पहली बात तो कौन सी डेट को होती है? 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। इस पहली बैठक में सबसे पहली बात तो कहां पे हुई बैठक? तो जो पुरानी जो संसद भवन है, पुरानी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, केंद्रीय कक्ष में जो है ये पहली बैठक आयोजित होती है। दूसरी बात की
इस बैठक में क्या हुआ था? तो इस बैठक में 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इसमें मुस्लिम लीग द्वारा अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई, अलग देश पाकिस्तान की मांग, और संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया। संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया। कौन सी बैठक में? तो पहली बैठक में। ठीक है। मुस्लिम लीग ने कहा कि साहब हमें तो अलग देश चाहिए पाकिस्तान, और ये कहते हुए हमारे यहाँ पर मुस्लिम लीग ने संविधान की पहली बैठक को जो है बाइकआउट कर दिया। और जब संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया, तो इस पहली बैठक में कुल 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। आगे बात समझ में? तो कुल कितने सदस्य आए पहली बैठक में? 211 सदस्य उपस्थित हुए। 211 सदस्य उपस्थित हुए, और इन 211 में से सबसे जो वरिष्ठ के पर्सन थे, वरिष्ठ जो सदस्य थे, इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। इन सच्चिदानंद सिन्हा साहब को बनाया गया अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष। तो आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान सभा की पहली बैठक में किसको टेम्परेरी प्रेसिडेंट या अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। ठीक है। सो इस तरीके से संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ऑर्गेनाइज होती है। इस पहली बैठक में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर देती है, मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देती है। तो कुल मिलाकर इस पहली बैठक में 211 सदस्य आए थे, और इसके जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब, इनको बनाया गया था टेम्परेरी प्रेसिडेंट यानी कि अस्थाई अध्यक्ष। इसकी बाद में जो चर्चा होती है, इसके बाद में 2 दिन बाद संविधान सभा की होती है दूसरी बैठक। दूसरी बैठक। और ये दूसरी बैठक कितने तारीख को होती है? तो 11 दिसंबर 1946 को होती है, 2 दिन बाद ही। इस दूसरी बैठक में क्या हुआ था? तो याद बस इतना सा रखना है, इस दूसरी बैठक में सबसे एक पर्सन का नाम रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों इस दूसरी बैठक में चुना गया था परमानेंट प्रेसिडेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष। ठीक है। एक और व्यक्ति का नाम याद रखना, और वो कौन थे? एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी को इस दूसरी बैठक में बनाया गया था या चुना गया था उपाध्यक्ष। क्या चुना गया था? तो उपाध्यक्ष। इसके बाद में एक और पर्सन का नाम है आपको याद रखना है, और वो पर्सन थे एच सी मुखर्जी हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, एक पर्सन थे बी एन राव यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव। इनको बनाया गया था संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार। ठीक है। तो ये जो है हमारे यहाँ पर बी एन राव साहब संवैधानिक सलाहकार बनते हैं दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को जो हुई उसमें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दूसरी बैठक में ये होता है। इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की होती है तीसरी बैठक, थर्ड मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी बैठक कौन सी तारीख को? तो 13 दिसंबर 1946 को। और इस तीसरी बैठक में आप देखेंगे कि हमारे एक पर्सन थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है इस तीसरी बैठक में संविधान सभा के समक्ष लेकर आते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। क्या लेकर आते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी बैठक में, संविधान सभा की कौन सी बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, तो आप बताएंगे तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को जो हुई थी उसमें। ठीक है। तो ये थर्ड मीटिंग जो है कंप्लीट होती है। उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने भारतीय संविधान के ढांचे और उसके दर्शन की झलक दी थी। आगे बात समझ में?
तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के ढांचे और उसके दर्शन की झलक हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है संविधान सभा में, सॉरी उद्देश्य प्रस्ताव में, जो किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को ये हमारे ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव के स्वीकार होने के साथ ही संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो जाती है। संविधान के बनने की जो जो प्रोसेस था वो पूरा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमने थर्ड मीटिंग तक हमने डिस्कस किया। कल मैं वापस आऊंगा या नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कुछ मेंशन किया गया था, इस उद्देश्य प्रस्ताव का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा की समितियां और साथ ही संविधान सभा ने कैसे संविधान को बनाया उसके बारे में। तो हैव ए नाइस डे गाइस, विल मीट टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।